नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम लेट्स टॉक में। और आज हमारे साथ हैं देश के जाने माने हार्ट सर्जन, जिनका नाम हम इनकी बारे में चर्चा करें उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि राजस्थान के पहले हार्ट सर्जन डॉक्टर अजीत बाना जी हमारे बीच में हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ साहब, आपने हमें समय दिया, हमसे बातचीत के लिए उपस्थित हुए। आज हाल फिलहाल में आप इटर्नल हॉस्पिटल में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि साहब हमारे साथ हैं आज। तो बहुत बहुत दोबारा आपका स्वागत साहब। सबसे पहले हार्ट की बात करें तो सब हार्ट प्रॉब्लम से आप एक आम आदमी सरल भाषा में कैसे समझेगा, व्हाट इज द हार्ट प्रॉब्लम? हार्ट की प्रॉब्लम है क्या चीज़? देखिए, हार्ट की प्रॉब्लम जो है हम उसको दो तरह से डिफाइड कर सकते हैं, दो तरह उसको बता सकते हैं कि एक तो ये कि जन्मजात बचपन से होने वाली, और दूसरी होती है कि जो एडल्ट एज में बाद में हुए। तो बचपन से होने वाली बीमारियां तो अक्सर होती हैं कि हार्ट में छेद हो गया, या हार्ट को कोई वाल्व बचपन में खराब हो गया, या कोई नसें उल्टी जुड़ गई। तो वो ज़्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम होती है। बहुत कम एज में बच्चे वो नील ब्लू पढ़ने लगते हैं, ब्लू बेबी कहते हैं उनको। और उनका इलाज जो है वो ऑपरेशन है, कोई और इलाज नहीं है उनका। बहुत से लोग बच्चों को नीला पड़ते हैं तो उनको किसी वैद्य के पास ले जाते हैं, किसी हकीम के पास ले जाते हैं, वो इलाज नहीं है। बच्चों के अगर दिल में छेद है, बचपन की बीमारी है, तो उसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन है। दूसरी बीमारी जो हार्ट में होती है वो फिर उम्र के साथ होती है। जैसे हमारी बढ़ता जाता है एज, तो एज से रिलेटेड भी हो सकती है। फिर उसमें हार्ट की आर्टरीज के बंद होने की संभावना हो सकती है, वाल्व खराब होने की संभावना हो सकती है, वैरायटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम दो तरह डिवाइड करें, बच्चों में होने वाली और बड़ों में होने वाली। ठीक बात। नहीं, हार्ट अटैक आज देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। जैसे आपने 1990 की बात करें तो लगभग 15% के लगभग थे कि भी लोग मरते थे हार्ट की बीमारियों से। आज की डेट में अगर बात करें तो 28% का आंकड़ा ये छू चुका है। तो इतना बढ़ने का कारण नहीं, इसका आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हार्ट की प्रॉब्लम जो है वो लगातार हिंदुस्तान में बढ़ती चली जा रही है। और उससे भी ज़्यादा एक जागरूक होने वाली बात क्या है कि हार्ट की प्रॉब्लम एक यंग पॉपुलेशन में, यंग लोगों में भी आने लगी है। तो इसके अगर हम कारण विस्तार में देखें तो पहला कारण तो ये है कि अब जागरूकता बढ़ गई है, तो लोगों को डिटेक्शन बढ़ गया है। हो सकता है कि पहले हमारे बुजुर्ग किसी और कारण से सोचते होंगे कि ऐसे ही मर गए या सोते रह गए, हो सकता है उनको हार्ट अटैक हुआ, लेकिन आज की तारीख में एक नंबर 1 कि हार्ट की बीमारी का पता लग जाता है, आदमी जांच कराता है, तो इसलिए नंबर ज्यादा दिख रहे हैं हमको। दूसरा, हाँ, बढ़ भी रही है। और उसके बढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम अपने भारतीय शैली से दूर जा रहे हैं। आज की तारीख में अगर हम एक खाने को मान लें तो एक सिंपल हिंदुस्तानी भोजन बिल्कुल बढ़िया होता था, बैलेंस डाइट होती थी जो हमारे पुरखे खाते थे कि भाई हरी सब्जियां खाएं, दाल खाएं, फ्रूट्स खाएं, ये सब चीजें ज्यादा खाएं, और दूध पिए, दही खाएं, ये सब नॉर्मल खाना था। उससे हम दूर होते चले जा रहे हैं। आज तो खाना बदल गया, वेस्टर्न कल्चर की ओर ज्यादा। वेस्टर्न के साथ साथ इसमें भी जैसे बहुत ज्यादा तड़का, बहुत ज्यादा बाजार का, बहुत ज्यादा फ्राइड फूड, ये सब जुड़ गया। उसके अलावा खाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस चीज का। अब आज अगर आप बात करें तो एक हिंदुस्तानी थाली, राजस्थानी थाली को अगर कहें तो उसमें इतनी सी सब्जी होगी, इतनी सी दाल होगी, जरा सी दही होगी, 4 रोटी होंगी, और खूब थोड़ा सा सलाद होगा, और फिर मिठाइयाँ होंगी। ठीक बात है। इसका उल्टा होना चाहिए, चपाती पूरी थाली में एक होनी चाहिए, ठीक है, आलू और चावल बहुत कम होने चाहिए, ठीक है, ज्यादा मात्रा में हरी सब्जियां होनी चाहिए, दाल 4 कटोरी दाल खाओ, 2 कटोरी सब्जी खाओ, करीब करीब एक बड़ी कटोरी भर के चावल वो खाओ, सलाद खाओ, तो ये बैलेंस डाइट होगी। ठीक है। तो इससे रिलेटेड, एक डाइट से रिलेटेड एक और भ्रम है लोगों को, घी से रिलेटेड। हाँ, घी से रिलेटेड बहुत घी मत खाओ, घी मत खाओ, घी मत नहीं, आजकल एक नई प्रार्थना वो आई है कि घी खाओ, घी से फायदा होता है। ये एक वो चला है बटर, देशी अभी ये तो हाँ। देखिए, तो फिर मैं जाऊंगा हिंदुस्तानी पद्धति पे। पुराने जमाने में हमारे सारे बुजुर्ग जो है देसी घी खाते थे। देसी घी आज की रिसर्च भी यही कहती है कि सबसे बढ़िया घी देसी घी होता है। ठीक है। लेकिन देसी घी की प्रॉब्लम क्या है कि देसी घी ज्यादा मात्रा में खाया जाता है क्योंकि स्वादिष्ट भोजन बन जाता है। अच्छा। तो अगर हम देसी घी को बैलेंस अमाउंट में थोड़ी मात्रा में खाएं, एक नियमित तरीके से खाएं, तो वो एक रिफाइंड ऑयल से, जितने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उनसे बेहतर है देसी घी। नहीं, वो एडवर्टाइजमेंट एक बनाए रखा है कि भाई ये खाएंगे, ये रखेगा आपका दिल का ख्याल। नहीं, ये सब भ्रम है, ये सब भ्रांतियां हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक चीज क्या है कि एक बैलेंस डाइट जो है उसके अंदर अगर देसी घी का सेवन हो, एक नियमित मात्रा में हो, तो सबसे बढ़िया रहता है। जैसे आपने कहा हरी सब्जियां ज्यादा खाएं, हरी सब्जियां भी जैसे आजकल सारी केमिकल युक्त आ रही हैं,
लोग जो लोग बहुत ज्यादा खा रहे हैं उनका भी एक परसेंटेज आ रहा है कि ये भी बहुत ज्यादा हार्ट की प्रॉब्लम से। नहीं, जो अगर हम पेस्टिसाइड की बात करें, जो पेस्टिसाइड का जो यूज हो रहा है उससे हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती, उसका कोई मतलब लिंक नहीं है उससे हार्ट से। हाँ, बट ये जरूर है कि खाने के अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जो हार्ट की प्रॉब्लम को बढ़ाती हैं। आज जो युवा है वो लगभग 40% की ऐसी स्टडी आई है कि भी 40% ऐसा युवा है कि बहुत जल्दी एज में वो उसको हार्ट अटैक हो रहा है या सीवियर हार्ट की बीमारियां हो रही है। ऐसा क्या मतलब सिर्फ ये डाइट ही है या नहीं, सिर्फ डाइट नहीं है, सिर्फ डाइट तो उनमें से एक बहुत छोटी सी मात्रा है। आप ये देखिए कि विदेशी अमेरिका में स्मोकिंग की परसेंटेज घटती जा रही है, ठीक है। इंग्लैंड में स्मोकिंग की परसेंटेज घटती जा रही है, इंडिया में स्मोकिंग की परसेंटेज बढ़ती जा रही है। और उससे भी खतरनाक बात क्या है कि स्मोकिंग इन यंग फीमेल, यंग लड़कियों में शहरों में स्मोकिंग की परसेंटेज बढ़ती जा रही है। ठीक बात है। तो यंग पॉपुलेशन में स्मोकिंग बढ़ने का एक कारण है। दूसरा स्ट्रेस। हर आदमी को अपनी प्रगति से परेशानी नहीं है, अपनी प्रगति पे ध्यान नहीं दे रहा। उसको यह है कि मेरी कमीज इसकी कमीज से सफेद क्यों, या उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद क्यों। ठीक बात है। उसके पास कार है तो मुझे प्रॉब्लम है, उसका प्रगति हो गई तो अभी मैं भी मेहनत करूं, लेकिन मैं चिंतित, मैं स्ट्रेस में हूं। और तीसरा जो है, एक आजकल जो वर्क कल्चर है, वो वर्क कल्चर ऐसी है कि आज बहुत सारी वो उनकी प्रॉब्लम भी है कि वह मल्टीनेशनल में काम करते हैं तो रात को काम करते हैं तो उनका बैलेंस बिगड़ जाता है। ठीक बात। और बहुत ही स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर में काम करते हैं। तो स्मोकिंग, स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर, भोजन में अनियमितता, और उससे भोजन की अनियमितता से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ये देखिए कि हर आदमी रात को कोशिश करता है कि घर में जाके बाहर खाना। ठीक बात है। तो आप सोचिए, जब आपका और हमारा बचपन था तो शायद मैं साल में एक बार कभी बाहर खाता हूँ। बिल्कुल सही बात। आज की तारीख में हर परिवार में, गंगानगर में मैं बता रहा हूँ आपको कि हर परिवार में कम से कम 3 दिन रात का भोजन बाहर खाया जाता होगा। बिल्कुल। अगर 3 नहीं, यहाँ पे कम से कम 2 दिन तो खाते ही। बिल्कुल। तो ये खाना जो है बाहर का खाना बढ़ता जा रहा है, और बाहर होटल वाला खाना जो होगा तो ऑयली होगा, मिर्ची होंगी, मसाले होंगे, वो नुकसान करेगा। इसके अलावा हम क्या करना शुरू कर दिया हमने कि ये एक्सरसाइज एक रेगुलर था। हमारे सब लोग, ये भी हिंदुस्तानी प्रगति थी, भाई सुबह उठ के व्यायाम करो। व्यायाम कहाँ से कर लेगा, रात को 12 बजे तो सोया बंदा। सही बात। तो जब वो रात को ढंग से सोया नहीं तो सुबह टाइम पे उठ नहीं सकता है। वो उठेगा 8 बजे, फिर भागा थोड़ा तैयार होगा, नाश्ता करेगा, 10 बजे ऑफिस चल जाएगा, फिर शाम को 7 बजे आएगा, फिर टीवी के सामने बैठ जाएगा, 2 घंटे टीवी बैठेगा, खाना खाएगा, सो जाएगा। और इससे क्या होता जा रहा है कि एक रेगुलर एक्सरसाइज पैटर्न जो है वो खत्म हो गया समाज से। अच्छा। तो मेरा ये मानना है, ये जागरूकता है कि आप जैसे लोगों के थ्रू जाएगी समाज में कि यंग लोगों को कम से कम 45 मिनट अपने शरीर को हफ्ते में 5 दिन जरूर देनी चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। वो एक पैदल चलना, ब्रिस्क वॉक, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, जो आप कर सकते हो वो करो। आप जिम जाना चाहते हो जिम जाओ, आप जो करना चाहते हो, बट एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एक हृदय को स्वस्थ रखने के लिए। जैसे आपने कहा कि एक्सरसाइज से दूर हो गया, या अपने बात करें कि आज स्मोकिंग एक वो फीमेल के अंदर ये आजकल के ट्रेंड वेस्टर्न से ले रहे हैं, जहाँ से एक ट्रेंड स्टेटस बन गया कि अगर सिगरेट नहीं पीता तो एक वो बड़ी कम्युनिटी एक्सेप्ट नहीं करती है। मेंटल लेवल ऐसा क्यों डेवलप हो रहा है इसका? नहीं, आप ये सोचो कि वेस्टर्न, ये हम वेस्टर्न को बदनाम कर रहे हैं। हम स्मोकिंग, परसेंटेज ऑफ स्मोकिंग इन अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा हैज ड्रास्टिकली ड्रॉप्ड। वहां पे परसेंटेज ऑफ स्मोकिंग हैज ड्रॉप्ड टू 50% प्लस। ठीक बात है। हमारे यहाँ वो वेस्टर्न कल्चर नहीं है, हमारे यहाँ अपना ही स्टाइल बन रहा है। वो हम एक दूसरे को शो ऑफ कर रहे हैं, और वो नुकसान दे रहा है यंगर पॉपुलेशन को। स्ट्रेस बढ़ रहा है, डाइट गड़बड़ है, हमने स्मोकिंग भी ले ली, और फास्ट फूड, वेस्टर्न्स ने हमें क्या दिया, फास्ट फूड, मैकडोनाल्ड, पिज्जा, बर्गर। ये देखिए, मेरा मानना ये कि किसी भी बच्चे को आप मना तो कर नहीं सकते, लेकिन हाँ, हर माँ बाप का फर्ज है कि अपनी यंग चिल्ड्रन को और या फिर अगर 35 साल का आदमी तो समझना चाहिए कि महीने में 1 बार खा लो। ठीक बात है। 2 बार खा लो, हर हफ्ते में 4 बार खाओगे तो नुकसान होगा। ये गलत है। वेस्ट मतलब वो जो फूड है, फास्ट फूड महीने में 1 बार खाना मैं नहीं कहता हूँ कि मत खाओ, बट खाओ। ऐसी मिठाई है, क्या रोज मिठाई खाना जरूरी है? मेरे हिसाब से जरूरी नहीं है। ठीक बात है। आप हफ्ते में 1 दिन फिक्स कर लो कि आज थोड़ी सी मिठाई खाऊंगा, अब रोज शाम को रसगुल्ले खाना या रोज शाम को कुछ और खाना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं। डाइट से रिलेटेड एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हम क्या काम करते हैं, राजस्थान में स्पेशली वो ज्यादा कॉमन है कि वो भुजिया खाते हैं लोग। भुजिया खाते हैं, बहुत खाते हैं। हर एक तौरी की सब्जी बनवाई, उसके ऊपर भुजिया डाली, तो वो सब्जी कहाँ रह गई? वो तो सब बेकार हो गया।
वो तो आपने बेसन, फ्राइड बेसन खा लिया, ठीक बात है। आपने शरीर में और परत बना ली। तो मेरा मानना ये है कि ये जो भुजिया हम सब्जी के ऊपर डालते हैं, चावल के ऊपर डालते हैं, ये स्वाद के लिए किसी रिश्तेदार को साल में एक बार देने के लिए तो ठीक है, बट नियमित रूप से ये भोजन बहुत खतरनाक है। एक थोड़ा सा डीपली आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा सर कि ये जैसे डाइट की बात करते हैं बार बार, हर डॉक्टर करता है, तो ये क्या इसका इफेक्ट रहता है बॉडी पे, किस तरह से इफेक्ट करती है, कैसे कुछ आप बता पाएं कि ऐसे परत बन जाती है या क्या? देखिए डाइट्स का ना बड़ी मल्टी फैक्टोरियल इफेक्ट है। अगर हम मिर्ची ज़्यादा खाते हैं तो गैस बनती है, अल्सर बन सकते हैं। अगर हम फैट या ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, फ्राइड फूड ज़्यादा खाते हैं, तो हमारे कोलेस्ट्रॉल का लेवल एबनॉर्मल हो जाता है। ठीक है। और ये उन लोगों को ज़्यादा फर्क पड़ता है जिनके पारिवारिक प्रॉब्लम थी या जिनको पहले से कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ था, उनको और भी जल्दी फर्क पड़ेगा। ठीक है। तो हमारा खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता चला जाता है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम होता चला जाता है। ठीक है। वो खराब कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारी फिर आर्टरियों की अंदर वाली सतह पे जमना शुरू हो जाता है। ठीक है। धीरे धीरे उसका जमाव बढ़ता जाता है और उस पर कैल्शियम आने लगता है और फिर वो एक सॉलिड प्लाक बन जाता है। उसी के ऊपर क्लॉट बन के हार्ट अटैक करता है। ठीक बात है। एक टर्म रेगुलर में सुनते हैं कि मेजर अटैक है, माइनर अटैक है, कभी सुनते हैं कि कार्डियक अरेस्ट हो गया, मतलब काम आदमी को ये पता नहीं है क्या चीजें हैं ये हार्ट अटैक। बहुत ही अच्छा सवाल है। हर आदमी ये सोचता है कि हार्ट अटैक मेजर या माइनर, आपको इस पर ध्यान नहीं देना। हार्ट अटैक चाहे मेजर हो चाहे माइनर हो, हार्ट अटैक है। माइनर अटैक समझ के उसको घर पे बैठे रहना नहीं है। अगर किसी डॉक्टर ने बताया कि आपको हार्ट अटैक है, चाहे डॉक्टर बोले चाहे मेजर है चाहे बोले माइनर है, उसका पूरा विवरण से जांच होनी चाहिए, पूरी विस्तार में जांच होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अगर माइनर है तो वो मेजर में कन्वर्ट हो सकता है, मेजर है तो उसके लिए तो डेफिनेटली जांच की जरूरत है। और अगर हार्ट अटैक हुआ है तो वो एक अलग चीज है। हम हार्ट अटैक को कार्डियक अरेस्ट से रोकते हैं। ये लोग कार्डियक अरेस्ट इज हार्ट का बंद हो जाना है। ठीक है। इससे ही एक रिलेटेड एक और टर्मिनोलॉजी है जो लोगों को बहुत कंफ्यूज करती है, हार्ट फेलियर। हार्ट वो सब हमारे पिताजी का हार्ट फेल हो गया। हार्ट अरेस्ट वो समझते हैं कि हार्ट का बंद हो जाना हार्ट फेल है। ठीक बात। नहीं, हार्ट का बंद हो जाना कार्डियक अरेस्ट है। ठीक है। हार्ट फेल होने का मतलब है कि हार्ट की अपनी एक क्षमता है। ठीक है। आपकी मेरी हम सबकी क्षमता क्या है कि 5 लीटर खून हर मिनट हार्ट अपने शरीर में घुमाएगा। ठीक है। 5 लीटर। अगर किसी व्यक्ति का हार्ट 5 लीटर से कम खून हार्ट में घुमा रहा है तो इसका मतलब हार्ट अपनी क्षमता को पूरा करने में फेल हो रहा है। ठीक है। तो उस चीज को कहा जाएगा हार्ट फेलियर। ठीक है। तो हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट ये दो अलग अलग चीजें, बिल्कुल। कार्डियक अरेस्ट हार्ट बंद हो गया। ठीक है। कार्डियक हार्ट फेलियर कि हार्ट की पंपिंग क्षमता कम होती जा रही है, वो अपना काम पूरा नहीं कर पा रहा है। ठीक बात है। एक आज देख अपने जो सोचते हैं कि सुबह रात को वो सोया, सुबह उठा नहीं। अभी हमारे यहाँ एक केस हुआ ऐसा कि अभी लड़की खड़ी थी, खड़ी गिर गई और सडन डेथ हो गई। तो ये सब क्या चीजें हैं कि वो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। सडन डेथ के बहुत सारे कारण हैं। यंग पॉपुलेशन में अलग है, ओल्ड पॉपुलेशन में अलग है, डायबिटीज में अलग है, और किसी को अगर हार्ट अटैक हुआ तो उसमें अलग है। ठीक है। यंग पॉपुलेशन में ज्यादातर क्या होता है कि बचपन से कोई करंट सिस्टम में गड़बड़ होती है। ठीक है। उनको ये सडन कार्डियक अरेस्ट होने से पहले उनको कुछ ना कुछ एक तरह का सिग्नल भगवान दे रहा होता है। ठीक है। जैसे उनको कभी खड़े होते ही चक्कर आते हैं। अच्छा। या उनको कभी ऐसा लगता है कि मिसबीट हो रही है। ठीक बात है। धड़कन ऐसे ठक ठक 3-4 बार हो गई। या फिर उनको लगता है कि वो कुछ धुएं में गए, कुछ गए तो उनको सफोकेटिंग फील हुआ। तो अगर ऐसा किसी यंग आदमी को लग रहा है उसी के परिवार में कोई यंग डेथ हुई है तो डेफिनेटली अपनी जांच कराएं। ठीक बात। हो सकता है ना हो, पर जांच कराने क्या है। लेकिन अगर किसी आदमी को हार्ट अटैक हुआ है और वो बड़ा अटैक था, उसमें हार्ट से तो ठीक हो गया अटैक से, उसकी एंजियोप्लास्टी बाईपास सर्जरी भी हो गई, लेकिन अगर वो स्कार बना हुआ है, अगर वो खराब हिस्सा बना हुआ है तो वहां से करंट स्टार्ट हो सकती है। अच्छा। अगर वो करंट स्टार्ट होगी तो एकदम से हार्ट को बंद कर देगी। तो उसके लिए भी कुछ जांचें होती हैं, उनका इलाज संभव है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई भी एबनॉर्मल चीज लग रही है, कोई ऐसी चीज लग रही है जो आपको डेली बेसिस पे नहीं होती थी, अगर ऐसा कोई भी सिग्नल आपको मिल रहा है तो उस पर बैठे मत रहो। ठीक है। जाओ जांच कराओ। और इसके लिए बड़ा सिंपल जांच होती है, हॉल्टर। 24 घंटे तक मशीन लगाते थे, गंगानगर में हो जाती है, उससे जांच से पता लग जाता है कि क्या हमारे शरीर में कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जिससे सडन डेथ हो सकती है। ठीक बात। नहीं, जैसे ये 3-4 आपने चीजें बताई कि इसके कारण अटैक मतलब हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ रही है, डाइट हो गया, स्मोकिंग, इसके अलावा ये चीज़ आजकल ये फोन भी बहुत कॉमन नहीं हो गया, हर आदमी मतलब यूथ का सारा फोकस ही इसके ऊपर है। मोबाइल से देखिए, मोबाइल से ये बहुत सारी चीजें कि मोबाइल से कुछ और कैंसर होता है, ये होता है, ये सब तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। मोबाइल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मतलब कहीं लिटरेचर में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है। अब हो सकता है वो तो मुझे पता नहीं, बट लिटरेचर में नहीं लिखा हुआ।
मोबाइल के यूज से जो नुकसान हुआ है कि हमारी एक्टिविटी बंद हो गई। ठीक बात है। भाई कल को आप के पिताजी, आप जब यंग थे, वो कहते होंगे जाओ बेटा जरा वहां से जाके चीनी ले आओ, तो आप 3 किलोमीटर साइकिल चला के जाते होंगे ना चीनी लाने। ठीक बात है। आज मोबाइल पे वो ऑनलाइन ऑर्डर करता है, वो चीनी घर आ जाती है, तो उसका तो चलना ही बंद हो गया। ठीक बात है। शाम को बच्चा स्कूल से आता है, उसके 12वीं क्लास का बच्चा, उसके हाथ में मोबाइल है, वो खेलने ही नहीं जाएगा, ठीक बात है। वो तो वहीं लग जाएगा उसको। एक ईज ऑफ माइंड आपको, मतलब ईज दे दिया कि घर में बैठे बैठे आप सब कुछ करें। हाँ। ये बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर ये एक्सरसाइज नहीं हो रही। इसके जितने फायदे हैं तो उसके उतने नुकसान भी। नुकसान बॉडी के लिए उतना नुकसानदायक है कि भी अपनी एक्सरसाइज नहीं हो रही। बट हार्ट से इसका डायरेक्ट लिंक नहीं है। इसका लिंक ये है कि इसकी यूज से आदमी की एक्सरसाइज बंद होगी, एक्सरसाइज बंद होगी तो इनडायरेक्टली हार्ट को अफेक्ट करेगा। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन सबके दिमाग में रहता है कि लगभग 70% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जो है वो ग्रामीण है, ठीक है? और लगभग जितने अच्छे डॉक्टर्स हैं यहाँ, अच्छे क्या डॉक्टर से कहें, और मेडिकल फैसिलिटीज हैं, वो लगभग 80% वो अर्बन एरियाज में हैं। तो क्या ऐसा कोई टेली मेडिसिन या ऐसा कोई कुछ चीज़ का जरूरत नहीं है इस फील्ड में क्या, ताकि उन तक भी हम अप्रोच बना सकें? नहीं, टेली मेडिसिन में बहुत सारा काम हुआ है, बहुत सारा काम हुआ है, इंडिया में भी हुआ है, विदेशों से स्टार्ट हुआ था। टेली मेडिसिन की प्रॉब्लम क्या है कि हम भी कोशिश कर रहे हैं, हमने अभी कोटा में स्टार्ट किया हमारे हॉस्पिटल से, लेकिन टेली मेडिसिन की प्रॉब्लम क्या है कि उसमें लगातार एफर्ट करने पड़ते हैं। ठीक है। सिर्फ मेरे एंड पे नहीं, मैंने तो ESCC अस्पताल में जयपुर में एक बढ़िया टेली मेडिसिन सेंटर लगा दिया। ठीक है। मैंने एक गंगानगर क्या, एक रावत सर के एक छोटे अस्पताल को उससे जोड़ दिया। ठीक है। पर छोटे अस्पताल के डॉक्टर को भी जागरूक रहना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। अगर वो भी इन्वॉल्व है तभी ये चल पाएगा। होता क्या है कि जो पेरेंटल हॉस्पिटल है वो तो जागरूक हो जाता है, ठीक है, लेकिन वो उसने 5 जगह टेलीमेडिसिन लगाई, वो छोटे छोटे अस्पतालों में, वो इतने बिजी है डॉक्टर कि उनके पास समय नहीं है टेलीमेडिसिन के लिए, तो वो टेलीमेडिसिन फिर काम नहीं करती, धीरे धीरे वो बंद होने लगती है। इसके अलावा कोई ऐसा कोई विकल्प अगर कोई आ सके कि भी जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो अच्छी सुविधा? मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है ना, सुविधा तो सरकार भी दे ही रही है। अब आजकल PHC देखिए बढ़ती चली, अच्छी इम्प्रूव होती जा रही है, UHC इम्प्रूव होती जा रही है। आप इसको देखो कि प्राइवेट हॉस्पिटल भी, गंगानगर तो बहुत बड़ा शहर है, छोटे शहरों में भी आने लगे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, गाँव में भी हार्ट की बीमारी, कैंसर, ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं। ठीक बात है। और खतरनाक बात क्या है कि शहरों के अनुपात में ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है। बिल्कुल सही बात है। तो हमें क्या करना चाहिए, गांव के लोगों को सबसे ज्यादा एजुकेट करने की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है। उनको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देना। आज के टाइम में स्मोकिंग सबसे ज्यादा विलेजेज में, बिल्कुल सही बात है, सबसे ज्यादा व्यसन विलेजेज में है, सबसे ज्यादा लैक ऑफ एक्टिविटी विलेजेज में है। वो शाम को 5 बजे खेत से आता होगा तो मैंने बहुत मेहनत कर लिया, पढ़ो सारे दिन पढ़ो, 3 दिन पढ़ाई रहता है। तो ये खान पीने, ये सब चीजें वहाँ बताना जरूरी है। स्मोकिंग के क्या नुकसान है बताना जरूरी है। प्रिवेंशन के सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है, ग्रामीण क्षेत्र में वो बहुत ज़रूरी है। एक बात आती है कि अफोर्डेबल हार्ट ट्रीटमेंट बड़ा इशू है हमारे राजस्थान ले लें, इंडिया लेवल पे ले लें, सब जगह ये रहता है और आपने इसके क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। तो क्या कैसे इंडिया बहुत बड़ा देश है और लगभग अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा हार्ट बीमारी होने वाले में भी एक अच्छा स्थान रखता है, तो क्या हम कैसे कर सकते हैं अफोर्डेबल ट्रीटमेंट सबको उपलब्ध हो, ऐसा कुछ? देखिए, इसके लिए तो अभी जो योजना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू करी है उसका नाम है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत में बहुत सारे अस्पताल जुड़ चुके हैं उससे, उसमें बड़ी रीजनेबल कॉस्ट पे एक इलाज हो रहा है जो कि मरीज को नहीं देने, ठीक है, उसकी सरकार दे रही है, इंश्योरेंस दे रही है कंपनी। तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? सबसे बढ़िया मेडिकल चीज है जो आज ग्रामीण हो, शहरी हो, हर एक उस व्यक्ति को मिल रही है जिसको उसकी आवश्यकता। बट इसका एक ये डबल एजेड स्वॉर्ड है। इसके एक नुकसान क्या है? नुकसान क्या है कि ये उन लोगों को भी ये मिल जाएगा एक कार्ड जो कि सक्षम है, वो सरकार को नुकसान पहुंचा रहे हैं। भाई आज मैं सक्षम हूं, मैं अपना इलाज स्वयं स्वतः करा सकता हूँ या प्राइवेट इंश्योरेंस से करा सकता हूँ, 5 लाख रुपए में भी इलाज करा सकता हूँ, मैं भी वो कार्ड ले लूँ तो बेचारे ये तो उसको मिलना चाहिए जो 1 लाख रुपए में भी क्या 50-5 हज़ार रुपए का भी इलाज नहीं करा सकता। ठीक बात है। उसको सरकार फायदा दे तो सरकार के जो बेनिफिट है वो ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। ठीक बात है। बट ये आयुष्मान भारत जो अपने आप में एक स्कीम है, ये लागू हुई है और सेंट्रल गवर्नमेंट से गवर्न है, बड़ी अच्छी स्कीम है। ये ग्रामीण क्षेत्र, अर्बन एरिया और ये रीजनेबल कॉस्ट पे एक जेन्युइन आदमी को इलाज दे। मेरी ये शुभकामनाएं, मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो इस देश में। स्टंट को लेकर बहुत बार अब हमने सुनने में आता है कि स्टंट में ये रेट, इस कंपनी ने ये रेट कर दिया, इसमें इन्फ्लेशन हो गया या किसी भी अस्पताल में हो गया कि इसका रेट तेज है, ये क्या अब खत्म हो गया वो? अब कुछ नहीं है, 2 रेट हैं बस पूरे हिंदुस्तान में, 2 ही रेट हैं, एक नॉन ड्रग एलुटिंग स्टेंट, ड्रग एलुटिंग स्टेंट फिक्स रेट है भाई, इससे ऊपर हो ही नहीं सकता। उसमें इंडियन और विदेशी का फर्क है बस।
पर आज जैसे स्टंट डलवाने जाता है, एक आदमी ने स्टंट डलवा लिया, आपने मतलब एक पूरी सर्जरी हो गई उसकी, उसके बाद उसको मतलब ये लाइफ उसकी सिक्योर है? नहीं, वही गड़बड़ होगी ना। आपने अपना ही क्वेश्चन का आंसर खुद ही दिया। भाई मैंने आज स्टेंट लगवा लिया, मेरे तीनों आर्टरी में स्टेंट लग गए। स्टेंट सर्जरी नहीं होती, स्टेंट एक एंजियोप्लास्टी है, मेरी तीनों नसें ठीक हो गई। मैं क्या सोचने लगता हूँ कि अब तो मैं बिल्कुल फिट हो गया। हाँ, नहीं, अब मुझे और जागरूक होना है। ठीक है। अब मेरा खाना और बैलेंस हो जाना चाहिए, मेरी दवाई बड़ी रेगुलर चलनी चाहिए, मेरा एक्सरसाइज प्रोग्राम बहुत अच्छा चलना चाहिए, मेरे को डॉक्टर को नियमित रूप से दिखाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब मेरे अंदर की जो नसें वो आर्टिफिशियल है, उसके अंदर स्टेंट डला हुआ है। पहले वाली नस में स्टेंट नहीं था, वो ब्लॉक हो गई तो स्टेंट तो और जल्दी ब्लॉक हो सकता है। तो मुझे और भी ज्यादा सजग हो जाना चाहिए, और भी ज्यादा जागरूक हो जाना चाहिए अपने प्रति। और वो लोग जिनको स्टेंट लगता है और जो अपना ध्यान देते हैं, उनके कामयाबी लंबे समय तक मिलती है। और जो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे, वो सोचते हैं जैसे आपने कहा कि भाई ठीक है मेरा काम हो गया, मैं तो मस्त पुराने जीवन पा जाऊँ, फिर स्मोकिंग शुरू, फिर खाना गड़बड़, वो 6 महीने में स्टेंट बन जाते हैं, फिर 6 महीने में हार्ट अटैक फिर हो जाएगा। तो स्टेंट अपने आप में एक ऐसी चीज है कि जिसने आपको बचा दिया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पुराने ढर्रे पे आ जाओ। आपको अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जो आपने बैलेंस जिंदगी जीनी शुरू करी, उसको लगातार कंटिन्यू रखना पड़ेगा, लगातार। एक छोटा सा सवाल ये था कि पहले आज 10 से 10 साल या 15 साल पहले देखें हार्ट की जो आप ट्रीटमेंट करते थे और आज करते हैं, इनमें क्या फर्क? इनमें बहुत सारी चीजों में देखिए, एंजियोप्लास्टी जो पहले बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी और ऐसा लगता था कि सिर्फ लिमिटेड नसों में एंजियोप्लास्टी हो सकती है, आजकल बड़ी कैल्सिफाइड नसों में भी जिनमें पॉसिबल था उनमें एंजियोप्लास्टी हो सकती है। और तरह तरह के यंत्र आ गए जिनसे कि हम क्लियरली बता सकते हैं कि स्टेंट का साइज कितना होना चाहिए, ब्लॉक कितने % है, ये कंप्यूटर की मदद से हुआ है। सर्जरी में क्या बहुत बड़ा काम हुआ है कि सर्जरी में पहले क्या होता था कि हर बाईपास सर्जरी एक मशीन के द्वारा होती थी, हार्ट को बंद करना पड़ता था। तो पिछले 10 सालों में ज्यादा से ज्यादा सर्जन्स ने ये टेक्निक सीख ली, हिंदुस्तान में और विदेशों में भी, कि अब हार्ट को बंद नहीं करना पड़ता, बीटिंग हार्ट सर्जरी। तो धड़कते हुए दिल पे बाईपास सर्जरी होती है। उससे क्या होता है कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ हार्ट बाईपास सर्जरी बहुत कम हो गई। आप आज की तारीख में मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु होने की संभावना बाईपास सर्जरी में 2% से भी कम है, एक अच्छे अस्पताल में लेस देन 2%। कितनी कॉम्प्लिकेटेड बाईपास सर्जरी, 2% से कम। ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई। उसके अलावा एनेस्थीसिया की दवाइयाँ बहुत अच्छी हो गई। हमारे वेंटिलेटर और मॉनिटर, जो हमें इतने बढ़िया मॉनिटर हैं आज हमारे पास कि हमें कोई भी प्रॉब्लम होने से पहले, किसी ऑपरेशन के बाद हमें पहले पता लग जाता है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम उसके लिए पहले करेक्टिव मेजर ले लेते हैं। तो इसके रिजल्ट आने शुरू हो गए। डाटा एनालिसिस, हमारे पास आज की तारीख में जितने भी मॉनिटर हैं जो हम काम कर रहे हैं सब कंप्यूटर से अटैच्ड है। हम अपने सारे रिजल्ट एनालाइज करते हैं, उससे हमारी नॉलेज बढ़ती चली जा रही है कि भाई ये ऐसे और हो सकता है, ये सुधार इसमें ऐसे और सुधार हो सकता है। तो नए इक्विपमेंट, डाटा एनालिसिस और अपने ही इवैल्यूएशन करना, इससे सुधार होता चला जा रहा है। अब जैसे पुराने जमाने में हार्ट के वैल्व थे, हार्ट के वैल्व एओर्टिक वैल्व, उसको ओपन हार्ट सर्जरी करके काट के बदलते थे। आपने भी आपके हॉस्पिटल ने ये अचीवमेंट किया कि आपने बगैर चीरे के हमने जान की नस से जाके उसमें वैल्व लगा दिया, इसको टावी टेक्निक कहते हैं। उसके अलावा अब एक और चीज आ गई कि अगर आपका एओर्टिक वाल्व खराब हो गया है तो आपको यहाँ से काटने की जरूरत नहीं, बहुत छोटा सा चीरा यहाँ से लगाया और सूचरलेस वाल्व है, कोई धागा नहीं लगाना पड़ता, बिल्कुल लेटेस्ट। जैसे कागज को स्टेपलर होता है ना, स्टेपलर से कड़क करते हैं, तो वो वाल्व जाता है अंदर, उस जगह पे बैठता है, कंप्यूटर से सब पहले एनालिसिस हो चुका होता है ऑपरेशन से पहले। आपने उस वाल्व को वहां पे रखा, एक अनुमानित जगह पर रखा, कट छोड़ दिया, तो वो ऐसे बैठ जाएगा जैसे बिल्कुल स्टेपलर में छोड़ा हुआ। तो बहुत नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। हार्ट ट्रांसप्लांट अपने आप में एक सक्सेसफुल प्रोग्राम इंडिया में स्टार्ट हो गया है, हमारा अस्पताल भी करता है। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी आई है। वैल्व नए नए तरीके के आते जा रहे हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट को लेकर ज्यादा कोई अवेयरनेस नहीं है इंडिया में अभी। हार्ट ट्रांसप्लांट को लेके तो है, डोनर को नहीं है। डोनर जैसे आप ये कितने घंटे में उसको ट्रांसप्लांट? 4 आवर्स। तो ये कैसे संभव, कैसे? बहुत मुश्किल काम है ये, बहुत सबसे बड़ी पता कैसे लगी ये हार्ट अपने ये ट्रांसप्लांट करने लायक है या नहीं? ये इसी के लिए एक टीम है। ठीक है। हाँ, वो टीम जो है उसको कहते हैं, पहले तो ये पता लगाना, पहले तो किसी को ये पता लगाना पड़ेगा कि अगर किसी व्यक्ति का मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो गया, उसका ब्रेन डेड हो गया, तो एक कमेटी होती है। ऐसे नहीं कि मेरे कहने से कह दिया कि तो ब्रेन डेड हो गया, ऐसे नहीं हो सकता। ये तो कोई भी ब्रेन डेड बता देगा किसी को। ठीक बात है। ऐसे कोई भी किसी को ब्रेन डेड नहीं बता सकता। गंगानगर में कोई आदमी किसी को ब्रेन डेड नहीं कह सकता। ठीक बात है। एक कमेटी होती है, ठीक है, उसका नाम है ब्रेन डेड कमेटी। ठीक है। ब्रेन डेड कमेटी सरकार से प्रमाणित होती है, प्राइवेट अस्पताल में भी। ठीक है। वो एक कमेटी डिसाइड करेगी कि इस व्यक्ति का ब्रेन डेड हो गया। ठीक है। सपोज गंगानगर में एक अस्पताल में एक आदमी की रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है और वो ब्रेन डेड,
ठीक है, उसके डॉक्टर को लगता है, हाँ। तो उसको एक टेम्परेरी ब्रेन डेड कमेटी बनानी पड़ेगी। अच्छा। उसमें डीएम से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक उसमें है। क्या होगा, एक न्यूरोलॉजिस्ट होगा, एक न्यूरोसर्जन होगा, एक कार्डियक होगा, एक फिजिशियन होगा, एक क्रिटिकल केयर, 5 लोग होंगे। ठीक है। ये 5 लोग सहमति से ये कहेंगे कि ये मरीज ब्रेन डेड है, तो वो ब्रेन डेड डिक्लेयर होगा हाँ। टेम्परेरी कमेटी बनने के बाद। ठीक है, तो उसका ऑर्गन ट्रांसप्लांट। हाँ, फिर उसका परिवार इन्वॉल्व होता है। ठीक है, परिवार को आप और मैं काउंसिल नहीं कर सकते, ठीक है, ये अलाउड नहीं है। हाँ, ना अस्पताल का ओनर कर सकता, ना डॉक्टर कर सकता। इसके लिए एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ। हाँ एनजीओ है, जिसका कोई लेना देना नहीं ट्रांसप्लांट से, वो सिर्फ ऑर्गन डोनेशन से रिलेटेड है। उसका नाम है मोहन फाउंडेशन। ठीक है, उसकी शाखाएं यहाँ भी कोई एक आध आदमी उसका होगा जो उसके साथ, जो वो लोग आते हैं, वो मरीज से बात करते हैं, मरीज के रिश्तेदारों से बात करते हैं कि भाई ये तो ब्रेन डेड है, इसके अंग किसी और के काम आ सकते हैं, हाँ, आप इसको अंगदान करने की कोशिश करें। अगर वो तैयार हो जाते हैं, फिर प्रक्रिया शुरू होती है अंग रिट्रीव करने की। ठीक है, वो रिट्रीव करने के लिए सरकार मदद करती है, कुछ अस्पताल करते हैं। जैसे कि अभी हम एक हार्ट चंडीगढ़ से लाए, ठीक है, तो उसमें हमें सरकार की मदद क्या, एयरफोर्स से हमें प्लेन मिल गया, प्लेन। हम हवाई जहाज से गए, क्योंकि हमारे पास टाइम ही इतना है, 4 घंटे सारे हैं। 4 आवर्स के अंदर हार्ट धड़कना शुरू हो जाना चाहिए। तो इसमें सरकार की, एरोप्लेन की, हेलीकॉप्टर्स की, सब चीज की मदद की जरूरत है, बट ये सब पॉसिबल है। हाँ, ये कल्पना से बाहर की बात नहीं है कि एक दूसरे का दिल लगा के धड़का दो दोबारा। हाँ नहीं, आप देखना मेरी, मैं अभी प्रेजेंटेशन दूंगा, मैं दिखाऊंगा आपको। एक अच्छा बड़ा एक भ्रांति हर जगह है हार्ट को लेकर। एक अस्पताल में कहीं वो डॉक्टर गया, कहीं मरीज गया, उसको कुछ रेट बताया कि आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, आप ये तुरंत सर्जरी कराइए। किसी अच्छे अस्पताल में हो गया तो कहते नहीं यार कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति मतलब फैली हुई है। ये देखिए, ये नहीं, देखो आप बड़ा इसका दूसरा उदाहरण लो। आज आपके पास एक कार है, सपोज i20, ठीक है, आप एक देसी मैकेनिक पे ले गए, उसने कुछ और बताया, फिर आप दूसरे देसी मैकेनिक को कुछ और बताया, फिर आप हुंडई के शोरूम पे गए, उसने कुछ और बताया। ठीक है, तो ये डायग्नोसिस एरर है, ठीक है, ये ह्यूमन एरर है, ये किसी से भी हो सकती है। वो डॉक्टर वो बताएगा जो उसकी समझ में आया। ठीक है, और मेडिकल ब्रांच में 2 + 2 = 4 नहीं है, ये 22 भी हो सकता है, ये -2 भी हो सकता है। ठीक है, तो वो डॉक्टर जो वहां बैठा है, वो अपनी समझ से डायग्नोसिस बना रहा है, अपनी समझ से उस मरीज को बता रहा है कि तेरा इलाज ये होना चाहिए, तेरे ये इतना खर्चा होगा। जब वो एपेक्स हॉस्पिटल में पहुंचेगा, जो सबसे बड़ा अस्पताल है, जैसे हुंडई के शोरूम में कहा, तो वहां पे क्या है, वो एक डॉक्टर की समझ में नहीं आया तो वो 5 को बुला सकता है। 5 होगा। वो 5 डॉक्टरों ने मिलकर कमेटी बनाई, उसको एनालाइज किया, फिर वो उसको बताएंगे भाई तेरा ये सही इलाज है, तेरा इतना खर्चा होगा। तो ये वेरिएशन पॉसिबल है, हो सकते हैं, ये दुनिया के हर कोने में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, वर्ल्ड वाइड पॉसिबल है। तो लोग इस चीज को बड़ा गलत तरीके से, हाँ, वो ये आप इसको मानना चाहिए कि ये ह्यूमन एरर है, भाई उसकी समझ में हुआ है, उसने वो करा। अब हर एक जगह पे वो 5 डॉक्टर की उपलब्धि होना, उतने ही ट्रेन डॉक्टर होना तो संभव नहीं ना। मैं एक छोटा सा इसका दूसरा एक्सपेक्ट आप बोला, सॉरी टू से, बट लालची भी तो हो सकता है डॉक्टर, उसके मन में वो भी तो कहीं फॉल्ट वे में आज देखो, मैं ये इस बात पे मतलब ये मैं नहीं कहूँगा कि कौन लालची कौन नहीं लालची, बट मैं एक छोटा सा आपको एक वो देता हूँ कि अगर कोई भी प्रोफेशन लिया जाए, ठीक है, कोई भी दुनिया का कोई भी प्रोफेशन लिया जाए, तो आज की परसेंटेज में, ये मेरी स्टडी नहीं, यूरोपियन एसोसिएशन की स्टडी है, ठीक है, परसेंटेज में आज भी प्रोफेशन में सबसे बढ़िया काम मेडिकल प्रोफेशन मेडिकल का है। प्रोफेशन बिल्कुल। वो कहते हैं कि वो डॉक्टर, उस डॉक्टर ने वो क्या सपोज क्या कहते हैं ज्यादातर कि जी हम तो इमरजेंसी में पहुंचते एकदम से बोले भाग के कैथ लैब में चलो, अभी चिल्ला डलेगा। ठीक बात है, वो डॉक्टर सही कह रहा है। क्यों? क्योंकि हार्ट अटैक होने के 90 मिनट के अंदर अंदर स्टेंट डल जाना चाहिए, तो मांसपेशी खराब नहीं होगी। ठीक है, अगर 90 मिनट से 5 मिनट भी फालतू हुई तो मांसपेशी 5% खराब हो चुकी होगी। ठीक है, तो वो तो एकदम कहेगा जाती भागो जल्दी करो, स्टेंट डलेगा। कई बार क्या होता है कि वो मरीज में स्टेंट नहीं डलवाता, नहीं डलवाता। 100 में से 5 में ऐसा होगा कि वो दवाई से थोड़ा सा क्लॉट खुल जाएगा, थोड़ा खून चालू हो जाएगा, वो सोचेगा ये डॉक्टर तो बेवकूफ बनाया था, लेकिन वो 2 साल में उसको फिर अटैक होगा। तो अच्छा, अगर उसको फॉलो करें 2 साल तक, तो पता लगेगा जो ये डॉक्टर की बुराई कर रहा था वो उल्टा चक्कर में फंस गया, उसको फिर अटैक हुआ। ठीक बात है, हम फॉलो नहीं करते हिंदुस्तान में, क्या उस टाइम की बात होती है, आज प्रेजेंट की बात ऑन स्पॉट की बात। हाँ भाई, उसको फॉलो करो ना कितने दिन बाद, ठीक बात, तो पता लगा कि वो तो वापस इससे सारा मतलब ये सब मिसकम्युनिकेशन का। हाँ, बट मेडिकल प्रोफेशन अपने आप में बहुत रॉबस्ट प्रोफेशन है। सबसे ज्यादा डॉक्टर को देखिए, कोई भी डॉक्टर पैसे कैसे कमाएगा, सबसे ज्यादा पैसे कमाएगा अपना नाम कमा के। ठीक है, नाम कैसे कमाएगा? अच्छा इलाज अच्छी सर्जरी करेगा। तो वो डॉक्टर तो ये सोचेगा मेरे दरवाजे पे जो मरीज आ गया वो जल्दी जल्दी ठीक हो, तो मेरा नाम तेजी से बढ़ेगा। ठीक बात है। एक क्वेश्चन है कि मेडिकल प्रोफेशन, ये आपके हार्ट से हटकर है थोड़ा सा, कि मेडिकल प्रोफेशन और समाज का जो सामंजस्य है वो कहीं ना कहीं बहुत कम हो गया है। आज समाज का जो एक समझने का तरीका है वो गलत हो गया है। वो डॉक्टर को कुछ और तरीके से देखते हैं, दे आर डीलिंग विद बिजनेस कमर्शियल्स की तरह से वो डील कर रहे हैं।
और इसके कारण रोज मार पिटाई हॉस्पिटलों में, डॉक्टर के ऊपर एलिगेशन लग जाना, अभी आपने देखा वेस्ट बंगाल में केस हुआ, तो ये सब क्यों इतना? ये हमारा देखिए समाज, ये इसमें क्या है कि ये टोटली समाज का डाउनफॉल है। ठीक है, इसमें कोई मेडिकल प्रोफेशन का नहीं, ओवरऑल ही समाज का डाउनफॉल है ये हमारे भाई। ये तो आजकल लड़ाइयाँ, गोलीबारी, ये सभी चीज़ बढ़ रही है। मेडिकल प्रोफेशन की प्रॉब्लम क्या है आज हिंदुस्तान में, विदेशों में क्यों नहीं है ये? विदेशों में हर आदमी इंश्योर्ड है, ठीक है, सरकार से। ठीक है, मैं जाऊँगा, मेरे पिताजी को लेके मैं अस्पताल में पहुँचा, मैंने अपना कार्ड सबमिट किया, डॉक्टर ने इलाज बताया, मैंने चालू कर दिया। ठीक है, क्योंकि मेरा कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि सारा पैसा तो परिवार को देना है। ठीक है, परिवार उस टाइम पे ये एक्सपेक्ट करता है कि बस मैंने 1 लाख रुपए दे दिया तो मेरा मरीज 100% बचना चाहिए। ठीक है, वो कैसे संभव है? कैसे? अगर हर एक आदमी जिंदा रहता तो इस देश की पॉपुलेशन कितनी होती? ठीक बात है, भाई जो मरना तो कोई ना कोई तो कारण होगा ना किसी के मरने सही का। बात है, बिल्कुल। और डॉक्टर थोड़ा ना मारेगा, वो तो प्रयास करेगा। अब आप आए हो लास्ट स्टेज में, तो अब उसके बाद क्या होता है, हजूम आता है, और उसके बाद ये सोशल मीडिया भी उसमें काम करता है। ठीक बात है, तो ये तो समाज का डाउनफॉल, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, और ये जो बैलेंस गड़बड़ हो रहा है ना डॉक्टर और मरीज के रिश्तेदारों के बीच में, ये नुकसान दे रहा है हमें। इससे क्या होने लगा कि अब डॉक्टर के पास कोई मरीज आता है तो डॉक्टर सोचता है यार पता नहीं ये क्या चक्कर में फंस जाऊँ, तो 10 यूनिवर्सिटी की जांचें फालतू कराता है। ठीक बात, अपना दिमाग इस्तेमाल करना बंद कर देता है। ठीक बात, वो कहता है यार तू ये जांच भी करा ले, बुखार में आया तो पहले कहते बुखार में, पहले वो ट्राई करता था कि यार ये वायरल फीवर कर ले, नहीं ठीक हुआ तो फिर मलेरिया देखूंगा, फिर डेंगू ये देखूंगा, फिर अब वो सोचता है यार फीवर ठीक नहीं हुआ 3 दिन में तो मेरे को चढ़ जाएंगे, तो पहले दिन ही मलेरिया भी ले, डेंगू भी ले, ये भी ले, वो भी ले, ये भी ले, सब की जांच कराएगा। ठीक बात है, और सबकी दवाई दे देगा, वो अपनी जान बचाए। सही बात है, तो इससे क्या हो रहा है कि मरीज को एट द एंड मरीज को नुकसान हो रहा है। ठीक बात है, तो डॉक्टर पे ट्रस्ट होना समाज का बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक बात है, और ये आप जैसे लोगों के मीडिया के द्वारा ही जा सकता है कि हर डॉक्टर अपने मरीज को भरकस प्रयत्न करता है ठीक है, बचाने का। ह्यूमन एरर्स हर एक से होती हैं, वकील से भी होती ठीक है। हैं, पुलिस वाले से भी होती हैं, आईएएस अफसर से भी होती हैं, डॉक्टर से भी होती हैं, नेता से भी होती है, सबसे होती हैं, आपसे भी होती है, मेरे से भी होती ठीक बात है। है, ह्यूमन एरर्स की बात अलग है, हाँ, बट ऑन एन एवरेज कोई डॉक्टर ऐसा नहीं सोचता कि मैं अपने मरीज का नुकसान कर दूं, संभव ही नहीं। ठीक बात। जैसे हम देखते हैं कि एजुकेशन के अंदर एजुकेशन कंसल्टेंसी है, जॉब के अंदर जॉब कंसल्टेंसी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेडिकल कंसल्टेंसी हार्ट के लिए स्पेशल, किसी को बीमारी है या उसने जांच की या कुछ कराया, उसको लगा डायग्नोज कराया कि हार्ट की बीमारी है, तो उसका ऐसा कोई सिस्टम नहीं होना, कोई गवर्नमेंट या अच्छे हॉस्पिटलों की कोलैबोरेशन से ऐसा कोई कंसल्टेंसी सर्विस या गाइडेंस है ना, प्रॉपर उसको मिले। सेकंड ओपिनियन करके एक वेबसाइट है, ठीक है, तो सेकंड ओपिनियन में हाँ। आप वो उसमें कम से कम हिंदुस्तान के हर विभाग के 100 डॉक्टर इन्वॉल्व हैं, ठीक है, जो थोड़े कम बिजी हैं। ठीक है, तो वो क्या, आपने अपनी रिपोर्ट डाली उस पर, ठीक है, तो वो अपनी जो उसमें 3 डॉक्टर के पास जाएगी रिपोर्ट, ठीक, 3 डॉक्टर अपनी ओपिनियन देंगे, हाँ। फिर उसको कंबाइन करेंगे, आपको भेज देंगे। तो सेकंड ओपिनियन करके एक ग्रुप है, वहाँ पे वेबसाइट consult- पर आप कंसल्ट कर सकते हैं। एक इस सबसे हटके कि आप लगभग राजस्थान के पहले हार्ट सर्जन हैं, हजारों सर्जरी आपने की, कैसा अनुभव रहा आपका? मतलब हार्ट को खोल देना फिर उसको जोड़ देना, मतलब ये सब बड़ा मैंने अभी तक 14,000 से ज़्यादा सर्जरी कर ली है। मैं राजस्थान का पहला हार्ट सर्जन नहीं हूँ, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में एसएमएस में बहुत सालों से सर्जरी हो रही थी, बट हाँ प्राइवेट सेक्टर में एस्टैब्लिश करने वाला मैं प्राइवेट सेक्टर जरूर हूँ। और हार्ट सर्जरी अपने आप में एक चैलेंज था। पहले जब मैंने राजस्थान में जयपुर में शुरू किया था, तो गंगानगर का भी आदमी आता था, वो मेरे को रिपोर्ट दिखाता था और दिल्ली चला जाता था। जयपुर का सारा ज्वेलर बॉम्बे जाता था, ठीक है, और बड़ा आदमी अमेरिका जाता था। 2002 से लेकर 2019 तक हमने ट्रेंड बदल दिया। ठीक है, अब आज की तारीख में हमारे अस्पताल में ऑन एन एवरेज पर वीक 2 पेशेंट बॉम्बे से, 1 आध पेशेंट हैदराबाद से, चेन्नई से, बैंगलोर से, कलकत्ता से आता है। हाँ, हर महीने कम से कम 4 या 5 पेशेंट आउटसाइड इंडिया से आते हैं, जो कि इंटरव्यू हमारे रिजल्ट्स देख के आते हैं। ठीक है, हम अपने रिजल्ट्स इंटरनेट में डालते हैं, हैं। उनको पढ़ के आते हैं। ठीक है, तो इससे डेफिनेटली हमें कॉन्फिडेंस आता है। और जो आपने हार्ट की बात की, मेरा एक एक्सपीरियंस रहा। मेरे आज ये बात है करीब आज से काफ़ी साल 2009 की बात होगी। तो मेरे फादर उस टाइम पे 81 की एज थी उनकी, वो लखनऊ में रहते थे, मेरे से मिलने जयपुर आए हुए थे। ठीक, उनको चेस्ट पेन हुआ, मैं कहीं बाहर था, मेरी वाइफ भी बाहर थी, वो पहुंची, मैं तो उसने देखा कि इनको प्रॉब्लम हुई, इमरजेंसी ले गई। रात के 11 बजे हम इमरजेंसी में पहुंचे, मैं वहाँ इमरजेंसी गया तो उनको हार्ट अटैक पड़ रहा था। तभी उनकी एंजियोग्राफी हुई, उनकी मेन नस बंद थी। ठीक है, तो मेरे को डॉक्टर ने कहा कि इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है और जल्दी करना पड़ेगा, फ्यू आवर्स, कुछ घंटों में। तो मैंने 1-2 सर्जन से बात करी, सब सर्जन ने मना कर दिया कि हम नहीं ऑपरेट करेंगे, क्योंकि अगर कुछ हो गया तो उनका तो कैरियर ही बंद हो जाएगा। ठीक बात, फिर डॉक्टर बहाना कि फादर को कुछ प्रॉब्लम हो गई तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मैंने अपनी मदर से क्वेश्चन पूछा कि मैंने कहा मदर मेरे को ऑपरेशन करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है,
ठीक बात तो है। मेरी मदर ने कहा कि आप भी सोचो कि मेरा एक काम है, मैं रोज करता हूँ। ठीक बात। और सुबह 5 बजे मैंने अपने फादर की सर्जरी खुद करी। ठीक है। मैंने सिर्फ एक ही कहा अपने एनेस्थेटिस्ट को कि जब पूरा ड्रेप हो जाए, हाँ जब कहीं से कुछ नहीं दिख रहा हो, सिर्फ ये चीज दिख रही हो, हाँ तब मुझे बुला लेना। ठीक। मैं गया, इंसीन लगाया, मैंने ऑपरेट किया। उसके बाद वो 10 साल जिंदा रहे। एट द एज ऑफ 91 ही डाइड बिकॉज ऑफ लंग इन्फेक्शन। हार्ट से कुछ नहीं हुआ। ठीक है। वो मेरे जीवन का सबसे सीख देने वाला बिल्कुल तब सही। मैंने एज ए डॉक्टर और एज ए अटेंडेंट ठीक है। वो दोनों पहलू देखे। ठीक बात है। मेरा भाई मुझसे पूछ रहा है कि अच्छा आप कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। मैंने कहा मुझे भी नहीं पता, ऑपरेशन हो सही गया, बात है। अब 2 दिन में पता लगेगा। तो मैंने एज ए अटेंडेंट हाँ। और एज ए डॉक्टर, वो सबसे खतरनाक समय वो मेरे 5-7 दिन थे मेरे जीवन के, जो मेरे कभी अगर अपनी बायोग्राफी लिखूंगा तो मैं उसमें वो डिफरेंट तरीके से लिखना चाहूंगा। ठीक बात है। वो अचीवमेंट वो भी हम चाहेंगे हमारे 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 साथ शेयर करें आप अपनी। और बिल्कुल हाँ हाँ। और इस पूरे इस करियर में कोई ऐसी चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा लगी हो कि यार ये दिस इज अ गोल्ड अचीवमेंट, ये मैंने सबसे अच्छा चीज़ किया, क्या ऐसा कुछ? ये ऐसे तो हार्ट ट्रांसप्लांट बस। ये सबसे ज़्यादा मेरे को एक्साइट किया था, आज भी करता है। ठीक है। क्योंकि आप एक सर्टेन नंबर ऑफ ऑपरेशन करने के बाद ना, आपको ऑपरेशन तो मेरा रोज का काम है, मैं रोज 4-5 करता हूँ। ठीक है। जो आपको ऐसा कर दे कि रात को नींद नहीं आए, हाँ ठीक बात है। वो हार्ट ट्रांसप्लांट या फिर ये टावी, ये चीजें एक्साइट करती हैं। अब एक नई टेक्नोलॉजी आई है, हमें वो सीख के भी आ गए हैं। अभी हम हो सकता है इसी 2 महीने में लगा दें आर्टिफिशियल हार्ट। अच्छा। भाई नहीं मिल रहा डोनर, नहीं मिल रहा। हार्ट फेल होने लग रहा है, तो आर्टिफिशियल हार्ट लगा दें। ठीक ये मेरे को एक्साइट करती हैं चीजें कि मैं एक कृत्रिम हार्ट लगा दूंगा जिसमें एक बैटरी से वो चलेगा और मरीज 9 से 10 साल तक जिंदा रह सकता है। महंगा है बट चल सकता है। नहीं महंगा तो नेचुरल होगा, टेक्नोलॉजी धीरे धीरे डाउन होता है रेट उसका, हाँ। स्टार्टिंग में आती है तो। पर ये कल नई चीज ये है कि हार्ट में बैटरी से हार्ट चलेगा। हाँ, आर्टिफिशियल आदमी बैटरी आप रोबोट वाली अगर भगवान ने चाहा तो आप नवंबर-दिसंबर से पहले हम कर देंगे। आपको वीडियो भेजूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और लास्ट में ये है कि क्या संदेश हमारे दर्शकों के लिए आप देना चाहेंगे? देखिए, मेरा मानना यह है कि अगर आपने हृदय को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो कुछ सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, हिंदुस्तानी खाने की तरफ चलें, सात्विक जीवन खाएं, कम से कम हफ्ते में 6 दिन। 7वें दिन हो सकता है आप बाहर खा लें, कोई दिक्कत नहीं है। सात्विक जीवन में खाने में होता है हरे पत्ते की सब्जियां, सलाद, फ्रूट, दाल, सब्जी। कम रोटी खाएं, कम चावल खाएं, मिठाई का सेवन जितना कम हो सकता है उतना कम करें। घी सबसे बढ़िया देसी घी होता है। नॉन वेजिटेरियन खाने वाले लोग चिकन, फिश और एग वाइट ले सकते हैं। मटन का सेवन कम करें या बंद करें। कम महीने में 1 बार खा लें, कोई दिक्कत नहीं है। नमकीन का सेवन जो दाल सब्जी में डाला जाता है वो बंद कर दें। फ्राइड फूड, तला हुआ खाना, वेस्टर्न फूड महीने में 1 आध बार कोई प्रॉब्लम नहीं, बट नॉट ऑन डेली बेसिस। अपने शरीर को 45 मिनट जरूर दें, रोज दें। हफ्ते में 5 दिन तो आवश्यक है, नहीं तो आपको कोई ना कोई बीमारी होगी। अगर आपको ब्लड प्रेशर है और डायबिटीज है तो नियमित रूप से चेक कराएं और डायबिटीज और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें। डॉक्टर से भागे नहीं, मेडिकल स्टोर से अपने आप दवाई लेवे नहीं, प्रॉपरली चेक करा के डायबिटीज को, क्योंकि डायबिटीज के मरीज को साइलेंट अटैक होता है, मरीज को पता ही नहीं लगता कि उसका हार्ट खराब होता चला जा रहा है। तो किसी भी व्यक्ति को अगर डायबिटीज और 45 साल से ज्यादा उम्र है तो अपने हार्ट के, किडनी के, आंखों के टेस्ट हर साल कराए, चाहे कोई बीमारी है या नहीं है, जिससे कि पता लग जाए कि बीमारी आने से पहले ही मैं उसके बारे में कुछ ना कुछ कर सकूँ। कोई भी व्यक्ति 55 साल से ज्यादा उम्र है, अपनी पूरा होल बॉडी चेकअप कराए। कोलेस्ट्रॉल में प्रॉब्लम है, दवाई लेना पहले शुरू कर दे तो और बढ़िया होगा। स्मोकिंग क्विट करें, स्मोकिंग इज मोस्ट डेंजरस थिंग। अल्कोहल के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां, लोग कहते हैं कि अल्कोहल से ये होता है, अल्कोहल से वो होता है। अल्कोहल का हार्ट पे डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप ज्यादा मात्रा में अल्कोहल लेते हैं तो लीवर खराब करती है, और ज्यादा मात्रा में अल्कोहल लेने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। वो ब्लड प्रेशर इनडायरेक्टली हार्ट को नुकसान देता है। कोई लोग ये कहते हैं कि अल्कोहल से हार्ट को फायदा होता है, ऐसी कोई रिसर्च नहीं है। अल्कोहल से हार्ट को फायदा नहीं होता। हाँ, ये जरूर है, एक फ्रांस में स्टडी हुई थी रेड वाइन के ऊपर। रेड वाइन से जरूर कुछ लोगों को हार्ट पे फायदा हुआ था, वो भी कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं। तो मेरा मानना ये है, व्यायाम, सात्विक भोजन, स्ट्रेस से दूर रहना, स्मोकिंग से दूर रहना, आपकी हार्ट बढ़िया चलता रहेगा, बढ़िया धड़कता रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत।